Hello students, I am Ranjit Kumar. Welcome to your favorite channel सुप्रियर स्टडी सर्कल। बच्चे आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी डिके, अर्थात कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए अल्फा बीटा और गामा इनविजिबल रे का इमिशंस करते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में रेडियो एक्टिविटी का डिफिनेशन। तो उसमें हमने क्योर पढ़ा था क्या कि स्टेबिलिटी बेल्ट कि कोई भी न्यूक्लियाई स्टेबल क्यों होता है, उसका मैं आपका इंटरनल रीजन बतलाया था आपको। तो जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी न्यूक्लियाई से किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है, लेकिन हमने पढ़ा कि अल्फा बीटा और गामा रे निकलता है, अर्थात अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब कि किसी भी न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा बात है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस में पॉजिटिव आपका है, टोटल धनात्मक आवेश है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन कैसे होगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे कि वह निगेटिव कैसे निकलता है, वह इलेक्ट्रॉन का एमिशन किसी भी न्यूक्लियस से कैसे होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। पहले पढ़ते हैं, आज इंडिविजुअली पढ़ेंगे अल्फा डिके, बीटा डिके और लास्ट में फिर गामा डिके। तो फर्स्ट अब डिस्कस करते हैं अल्फा डिके। अल्फा डिके होता क्या है? अल्फा डिके, अल्फा डिके बाबू क्या होता है, क्या बोलते हैं इसके बारे में कि अल्फा डिके जो होता है, अल्फा डिके इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। कहने का मतलब कि जो अल्फा डिके क्या होता है कि एटम का क्या होता है, एक आपका अल्फा जो होता है हीलियम का एक न्यूक्लियस होता है। तो ये जो अल्फा डिके है, तो यहां पे पहले अल्फा हम लोग क्या पढ़ते अभी पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल कर लीजिए, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। जो अल्फा पार्टिकल है किसी एटम का, हीलियम के एटम का एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें अल्फा डिके। तो डिके का मतलब अभी सिर्फ समझिए क्या कि क्षय, कि क्षय क्या हुआ, तो अल्फा क्षय। तो किसी न्यूक्लियस जब अल्फा निकला उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो मान लेते हैं कि किसी न्यूक्लियस में जो अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल मीन्स क्या, हीलियम, और हीलियम का वो क्या लिखते हैं 2 हीलियम 4। इसका कहने का मतलब क्या है कि यह आपका एटॉमिक नंबर, यह एटॉमिक मास नंबर, ना कि एटॉमिक मास, मैं आपको बताया था। तो यहां आपका क्या हो गया कि एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बाबू, 4 AMU। अगर सिर्फ 4 बोलेंगे तो एटॉमिक मास नंबर होगा, लेकिन 4 AMU बोल दिए तो एटॉमिक मास होगा। अब इसका चार्ज कहता है बाबू, तो 2 चार्ज है। अब विचार करते हैं कि यह इमिशंस कैसे हुआ। तो मान लेते हैं कि कोई एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास नंबर A है। अब इसमें से क्या हुआ बाबू, तो अल्फा डिके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अल्फा डिके में क्या होता है आपका, अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम, तो क्या इमिट होगा 2 हीलियम 4, 2 हीलियम 4। तो इसके बाद कुछ तो बचेगा, क्योंकि हमने पढ़ चुका है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार कि इधर का एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, इधर का एटॉमिक मास नंबर, इधर का एटॉमिक मास नंबर सेम, या एटॉमिक मास और एटॉमिक मास दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे Z2। तो यहां पे मान लेते हैं कि निकला क्या Y, X से जब अल्फा पार्टिकल निकला तो कुछ तो बचा, वह एटम को मान लेते हैं कि Y। तो Z2, तो यह क्या हो जाएगा बाबू आपका Z-2।
यह A4 तो ये हो जाएगा आपका A-4। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि इधर का दोनों का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू पेरेंट। ये आपका क्या हो गया? पेरेंट। और वो आपका क्या हो गया? यह आपका पेरेंट और यह आपका हो गया डॉटर। तो पेरेंट क्या? तो पेरेंट न्यूक्लियस, यह आपका हो गया डॉटर न्यूक्लियस। तो पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस क्या इमिट हुआ? तो अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ। अब मान लेते हैं कि यह अल्फा पार्टिकल का जो इमिशंस होता है तो क्यों होता है, तो पढ़ चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल को निकलने से वो क्या पाना चाहता है? अपने आप को स्टेबल होना चाहता है। और अल्फा बीटा गामा कहां से निकलता है? तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई से निकलता है। तो अगर एग्जांपल में ले लेते हैं यूरेनियम, तो 92 यूरेनियम 238 से जब अल्फा डिके हुआ होगा तो अल्फा डिके में याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक मास नंबर में 4 की कमी। देखिए 2 और 4। तो इसमें अगर मान लेते यहां निकला 2 हीलियम 4 प्लस, यहां पे जो 92 है यहां 2 तो यहां कितना होगा बाबू? 90। यहां पे तो बैलेंस हो गया 238, 4 तो यहां कितना होना चाहिए? 234। तो 90 एटॉमिक नंबर किसका होता है? थोरियम। कॉन्सेप्ट खत्म। समझ में आया? यह आपका यूरेनियम से अगर अल्फा डीके हुआ तो 2 हीलियम 4 और थोरियम का एटम क्या हुआ? क्रिएट हुआ। अब मान लेते हैं कि यह तो आपका एग्जांपल समझ गए कि अल्फा डीके हो गया। तो जब अल्फा डीके हुआ तो अल्फा डीके क्यों? ये भी बता दिया मैंने आपको। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या चाहता है? अपने आप को स्टेबिलिटी बनाना चाहता है। तो आपने पढ़ा होगा स्टेबिलिटी बेल्ट में, मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि स्टेबिलिटी बेल्ट क्या था कि एक लाइन था, ड्रॉ किए थे, और इस लाइन के अराउंड जो भी था सब क्या था? अपने आप को स्टेबल था। और इसको एन लिए थे, ये आपका क्या था? पी। तो यह स्टेबल, तो अगर मान लेते हैं कि यह इधर से अगर एन अपॉन पी का रेशियो कम होगा तो क्या सोचेगा? कि अपने आप को बढ़ाना चाहेगा। अगर यहां होगा तो अपना रेशियो क्या करना चाहेगा? वह घटाना चाहेगा। कहां तक पहुंचने के लिए? तो इस स्टेबिलिटी को वह पाने के लिए। तो इसमें से जो अल्फा पार्टिकल निकला, तो यहां पे याद रखिएगा आप एक चीज हमेशा कॉम्पिटिटिव व्यू से कि अल्फा पार्टिकल को जो निकलता है इसके निकलने से एन बाई पी का रेशियो क्या होता है? इंक्रीज करता है, बढ़ता है। यह क्या करता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों किया? क्योंकि यह चाहता है अपने आप को क्या बनाने के लिए? स्टेबल बनाने के लिए। अब यह बढ़ा है क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होंगे कि यह 20 से ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर का जो दोनों का जो रेशियो आता था कितना होना चाहिए? 1.6। मैं बताया था कि 1 और 1.6 के बीच में क्या ना चाहिए? वही ना अपॉन पी का रेशियो। कब? जब जिसकी परमाणु संख्या 20 से क्या हो? बड़ा हो। तो याद रखिएगा कि अल्फा पार्टिकल को इमिट करने से एन बाई पी का रेशियो क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो अपने आप को स्टेबिलिटी को बनाने के लिए। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि इसके बाद अल्फा डिके के बाद एक कॉन्सेप्ट आपका है कि अगर मान लेते हैं कि कहीं से यह अल्फा डिके हुआ तो इसके मास में क्या चेंजिंग होगा कि नहीं होगा? तो मान लेते हैं कि एनर्जी इन न्यूक्लियस में जो ऊर्जा होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो याद रखिएगा बाबू क्या होता है इसमें? कुछ आता है मास डिफेक्ट। कहने का मतलब क्या हो गया? अगर मान लेते हैं कि कोई एक्स एटम है, जेड और ए, यहां से क्या अल्फा पार्टिकल निकला तो 2 हीलियम 4 क्या बनाया? अभी आपने पढ़ा कि वाई बनाया तो यहां Z-2 और A-4। तो जब यहां से जब एक पेरेंट से जब डॉटर बना और साथ में अल्फा पार्टिकल निकला
तो यहां से कुछ एनर्जी रिलीज करता है, कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यह ऊर्जा कहां से आया, कैसे बना ऊर्जा, तो याद रखिएगा, आपने पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस था, जिसमें से मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था। इसे हम लोग बोलते हैं कि मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास एनर्जी और एनर्जी मास। तो इसमें से क्या होता है कि कुछ मास इसमें से डिफेक्ट, मतलब कुछ द्रव्यमान की कमी पाई जाती है। कहां, तो पैरेंट में। अगर वही द्रव्यमान की कमी पाई गई तो वही द्रव्यमान आप लोग को बदल जाता है, किसमें, ऊर्जा में बदल जाता है। तो वह ऊर्जा में जो बदल गया, तो वह ऊर्जा में बदलने के बाद कितना एनर्जी रिलीज किया, तो वो देखते हैं। तो यहां पे मास डिफेक्ट अगर मान लेते हैं कि डेल एम, तो स्टार्टिंग में कितना था बाबू, एक्स। तो अगर मान लेते हैं कि एक्स एम, या ऐसे देखिए मास ऑफ एक्स माइनस दोनों का मास जोड़ेंगे। जब दोनों का मास जोड़ेंगे तो यह मास किसका है बाबू, अल्फा का, प्लस किसका मास है, तो वाई मान चुके हैं। तो इसमें से यह जो दो घटा देंगे तो यही आपका निकलेगा मास डिफेक्ट। इतनी मास की कमी आई, और वह जो मास में कमी आई वह मास कहां गया, तो वह मास इस एनर्जी के रूप में क्या हो गया, इमिट कर गया, रिलीज कर गया। तो अगर मान लेते हैं एनर्जी की बात की जाए अब, तो एनर्जी आप पढ़ चुके हैं mc स्क्वायर। तो mc स्क्वायर, तो आप यहां m निकल चुका है, एम एक्स माइनस एम अल्फा माइनस वाई, और सी स्क्वायर, तो यह सी स्क्वायर जो आएगा स्पीड ऑफ लाइट। तो आप पढ़ चुके हैं कि यदि एक एमयू ऑब्जेक्ट को, यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास एक एमयू हो और उसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से थ्रो कर दिया जाए, तो उसका एनर्जी कितना रहता बाबू, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि एक एमयू का वैल्यू यदि 1.67 रखे थे तो 939 आया था। तो आप अप्रोक्स में कुछ रख सकते हैं, तो आप इतना रखिए, अगर यह एमयू में हो तो एम एक्स माइनस एम अल्फा प्लस एम वाई, अगर एम में हो, किसमें बाबू, तो एम यू में, तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहीं कहीं आपको मिलेगा 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो लीजिएगा। तो यह किसमें आना चाहिए मास, तो एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, जिसका वैल्यू आप पढ़ चुके हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखते हैं आगे, अब इसके बाद अब देखते हैं बीटा डीके। बीटा डीके क्या होता है, तो बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके। तो बीटा डीके में आपको पढ़ना है दो चीज, एक बीटा पॉजिटिव और एक बीटा निगेटिव। तो बीटा निगेटिव और एक पढ़ना है आपको बीटा पॉजिटिव। तो बीटा निगेटिव को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन -1 E0, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1 बीटा 0, जिसे लिख सकते हैं क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन। और यह आपका क्या हो गया, इससे पॉजिट्रॉन बोला जाता है, +1 E0 या +1 बीटा 0, इससे बोला जाता है बाबू पॉजिट्रॉन। तो ऊपर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, या बीटा निगेटिव या बीटा पॉजिटिव। तो बीटा डी के दो चीज पढ़ना है आपको, एक बीटा प्लस एक बीटा निगेटिव है। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग बीटा निगेटिव डीके। बीटा निगेटिव डीके होता क्या है, तो मान लेते हैं कि बीटा निगेटिव डीके, तभी हम पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लेते हैं कि कोई एक न्यूक्लियाई है, इसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास नंबर A,
इसमें से क्या डीके हुआ, तो बीटा डीके, तो बीटा मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन, तो -1 E और 0। साथ में एक बनेगा डॉटर बनेगा, एक पेरेंट एक डॉटर बनेगा, तो इसमें क्या मान लेते बना कि Y, क्या बना Y। तो जब Y बना तो कितना कम, देखिए दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो Z -1, तो क्या हो जाएगा बाबू, Z +1। ऊपर देखिए A और 0, तो इधर क्या हो जाएगा आपको, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो A 0 और A। अब मान लेते हैं ये बीटा डीके निकला, तो यहां से यही आपका क्या था बाबू, इलेक्ट्रॉन बोलिए या बीटा निगेटिव डीके बोलिए। अब मान लेते हैं कि यह तो निकला, लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज और निकलता है, याद रखिएगा आप, एंटी न्यूट्रिनो। क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, हल्का सुन लीजिए इसके बारे में। अभी सिर्फ यही समझिए आप कि जो एंटी न्यूट्रिनो होता है कि यह किसी परमाणु के केंद्रक में ऊर्जा को संरक्षित करता है, अर्थात द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनसाइड द न्यूक्लियस, वही होता है आपका एंटी न्यूट्रिनो। कॉन्सेप्ट समझे कि एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, तो किसी परमाणु के केंद्रक में ऊर्जा को संरक्षित रखता है, और वही संरक्षित जो ऊर्जा को रखा है वही कहलाता है आपका एंटी न्यूट्रिनो। तो एक कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल पर ले लेते हैं, अगर एक इसका एग्जांपल ले लिया जाए तो मान लेते हैं कि 6C14, अब 6C14 है तो साथ में जो निकलेगा ही, तो -1E0। अब देखिए 6 अब यहाँ क्या है, Z+1, तो Z+1 पहले क्या है बाबू 6, यहाँ बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 7, तो 7 में सही जाएगा, क्या बचाएगा 6, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं, जब चेंजिंग नहीं तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 परमाणु संख्या किसका, नाइट्रोजन का, साथ में क्या निकलेगा बाबू, एंटी न्यूट्रिनो। तो यही कॉन्सेप्ट था आपका बीटा निगेटिव डीके का। क्या बोलेंगे कि किसी भी न्यूक्लियस से यदि बीटा निगेटिव डीके होता है तो उसके परमाणु संख्या में 1 की बढ़ोतरी तथा द्रव्यमान संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एक एग्जाम्पल दे देंगे, यह आपका एग्जाम्पल था, कोई दिक्कत। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं कि एक्चुअली में बीटा निगेटिव डीके आखिर करता क्या है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन कैसे मिट किया, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। तो याद रखिएगा वो एक्चुअली में क्या कि इनसाइड द न्यूक्लियस, inside the nucleus neutron change into the proton। कब बाबू, तो यह होता है कंडीशन कब, बीटा निगेटिव डीके। यह टर्म याद रखिएगा कि बीटा निगेटिव डीके में एक्चुअली में न्यूक्लियस के अंदर जो घटना घटता है वह न्यूट्रॉन क्या करता है कि प्रोटॉन में अपने आप को चेंज कर लेता है। तो मान लेते हैं कि अंदर में न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन क्या है बाबू, यह न्यूट्रॉन। अब यह न्यूट्रॉन क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन, तो 1p1 होगा ना, न्यूट्रॉन किसमें हो गया, प्रोटॉन में चेंज। अब दोनों को हम अभी बोलेंगे तो क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर बराबर होना चाहिए। तो 0 1 इसको बैलेंस कौन करेगा बाबू, तो -1 नहीं करेगा। देखिए +1 और -1 0, 1 1 बराबर है, इसका यहाँ पे क्या आएगा 0।
तो आप खुद विचार कीजिए कि नीचे -1 ऊपर 0 किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन का। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत। तो यह आपका प्रोटॉन और साथ में क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या निकलेगा बाबू, एंटी न्यूट्रिनो। याद रखिएगा यह आपका बाबू है कोची, एंटी न्यूट्रिनो। एक चीज याद रखिएगा कि यदि बीटा निगेटिव डीके होगा तो क्या साथ में निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। और बीटा निगेटिव डीके का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो याद रखिए कि केंद्रक के अंदर न्यूट्रॉन आपस में क्या होता है, ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के दौरान कौन टूटता है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। तो यही कॉन्सेप्ट आपका था कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से जो बीटा के मतलब इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन वही न्यूट्रॉन आपस में टूटकर किसका निर्माण करता है, इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, इमिट होने लगता है। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब देखते हैं बीटा पॉजिटिव। अब देखते हैं वो बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव डीके क्या होता है, तो मान लेते हैं कि बीटा पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिट्रॉन। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका X या आपका हो गया Z, ये हो गया आपका A, अब यह आपस में क्या होगा, टूटेगा, तो क्या बनेगा, बीटा डी का। अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन कहने का मतलब +1 E0 या +1 बीटा 0 ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से जिसकी इच्छा हो लिखिए। अब Y डाउटर बनेगा। अब यह जो डाउटर न्यूक्लियस बना तो इसमें से क्या का चेंजिंग होगा, तो याद रखिएगा बीटा पॉजिटिव डीके में किसी परमाणु संख्या, उस न्यूक्लियस के परमाणु संख्या में किसकी बढ़ोतरी होगी, देखिए Z+1, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, बैलेंस करने के लिए Z-1 होगा, तब तो दोनों बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा Z। अब ऊपर A और 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर करने के लिए सिर्फ A, अर्थात उसके परमाणु संख्या में 1 की कमी, लेकिन द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जस्ट इसके पहले पढ़े किसने, बीटा निगेटिव डीके में, कि परमाणु संख्या में 1 की बढ़ोतरी हो रही थी, यहाँ पे परमाणु संख्या में 1 की कमी आ रही है। और यहाँ पे जो साथ में निकलता है वो याद रखिएगा, यह निकलता है सिर्फ न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो वहां निकला था एंटी न्यूट्रिनो, यहां निकलेगा न्यूट्रिनो। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखा जाए 7n12, ये आइसोटोप है बाबू। अब इसमें क्या बनेगा, +1 बीटा 0 या E0 भी बोल सकते हैं, जो क्या आपका है बाबू, तो पॉजिट्रॉन क्या है, तो पॉजिट्रॉन, प्लस एटॉमिक नंबर में 1 की कमी, तो पहले कितना था 7, अब कितना हो जाएगा बाबू 6। ऊपर देखिए कोई कमी नहीं, तो क्या होगा, किसका परमाणु संख्या, कार्बन का, साथ में क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो आपका यही था पॉजिट्रॉन। तो एक्चुअली में जो पॉजिट्रॉन था यह तो किसी भी एटम का पार्ट नहीं है, क्योंकि एटम पढ़ा होगा आपने कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। ये पॉजिट्रॉन आया कहां से, तो एक लाइन याद रखिएगा कि पॉजिट्रॉन आर जनरेटेड inside the nucleus, inside the nucleus। अर्थात जो पॉजिट्रॉन होता है यह रियल में केंद्रक से क्या होता है, जनरेट करता है, और जनरेट करने का वो किसका क्रिएशन करता है, आपका +1 बीटा 0, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब 2 पॉइंट याद रखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। एक्चुअल में जैसे हमने अभी पढ़ा
कि बीटा निगेटिव डीके क्या करता है, तो न्यूट्रॉन को किसमें बदलता है, प्रोटॉन में। तो यह क्या करता है, जो बीटा पॉजिटिव होता है, बीटा पॉजिटिव डीके, यह एक्चुअली में क्या करता है कि चेंज द प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन inside the न्यूक्लियस। यह क्या करता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को किससे बदल देता है, न्यूट्रॉन में। तो मान लेते हैं कि 1p1 अब बदलेगा क्वेश्चन में न्यूट्रॉन, तो 0a1। अब हल्का विचार कीजिए कि 1 0, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 1 आएगा ना, वो 1 1 खत्म 0, ये 1 किसमें है, प्लस क्या आएगा, तो पोजिट्रॉन। और साथ में क्या निकलेगा बाबू, न्यूट्रिनो। तो ये चीज याद रखिएगा कि प्रोटॉन जब आपस में ब्रेक होता है तो न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो का क्रिएशन करता है। याद रखिएगा, प्रोटॉन टूटेगा तो न्यूट्रिनो, और यही अगर मान लेते हैं कि यहां पर न्यूट्रॉन टूट रहा था तो एंटी न्यूट्रिनो। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग देखते हैं क्या, इसके बाद हल्का देखते हैं कि 2 चीज याद रखिएगा आप लोग। बीटा नेगेटिव डीके इज बीटा नेगेटिव में आपका क्या था बच्चा, एक्सोथर्मिक। और यह आपका बीटा पॉजिटिव डीके जो था आपका, वह आपका है एंडोथर्मिक। कहने का मतलब आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स क्या, कि एनर्जी क्या किया, रिलीज किया। यहां पे जो क्या किया, एनर्जी रिलीज किया, और यहां पे क्या किया, एनर्जी को ऑब्जर्व किया। तो यहां पे एनर्जी रिलीज, यहां पे एनर्जी ऑब्जर्व। कहने का मतलब कि जब बीटा नेगेटिव डीके होता है तो वहां पे मास में कमी आती है, और मास में कमी अर्थात एनर्जी में कमी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मास में कमी तो एनर्जी में कमी। अब यहाँ पे क्या होता है कि मास में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मास में इंक्रीमेंट अर्थात एनर्जी क्या किया, ऑब्जर्व किया। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये दोनों इंपॉर्टेंट आपका है, कॉम्पिटिटिव से भी याद रखिएगा। बीटा नेगेटिव डीके इज एक्सोथर्मिक और बीटा पॉजिटिव डीके इज इंडोथर्मिक। उसे हिंदी में एक को उष्मा छेपी, एक अक्षेपी कहा जाता है हिंदी में। अब लास्ट आपका बच गया गामा डीके। गामा डीके वो एक्चुअली में क्या होता है, देख लिया जाए। गामा डीके क्या होता है एक्चुअली में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब किसी न्यूक्लियाई से जब अल्फा बीटा गामा निकलता है तो अल्फा बीटा एक साथ नहीं निकलता है। अल्फा निकलेगा तो बीटा नहीं, और बीटा निकलेगा तो फिर अल्फा नहीं, लेकिन गामा दोनों के साथ निकल सकता है। लेकिन वहां पे एक चोर पढ़ा हमने क्या कि अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकल था, लेकिन गामा क्या था आपका, रे, किरण था। तो गामा क्या करता है, गामा एक ऐसा रेडिएशन है जो क्या करता है कि अल्फा पार्टिकल को निकलने के कारण वह क्या करता है कि ग्राउंड से एक हायर एनर्जी में लेवल चल जाता है। एक चीज हल्का सोचिए, यदि किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकला, तो जब अल्फा पार्टिकल निकला तो अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, अर्थात उसका एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब एनर्जी लेवल बढ़ रहा है तो वह एक्साइटेड स्टेट में आ चुका होगा। कब, या तो अल्फा निकला या तो बीटा निकलने से।
जब वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया होगा तो आप हल्का सोचिए कि एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद भी गामा निकला होगा। तो जब एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद एक बैक यदि वह अपने कुछ समय के बाद ग्राउंड स्टेट में आना चाहे, अगर मान लेते हैं कि आपके पास दो लेयर, एक N2 और एक N1, तो यदि वह क्या किया, अल्फा पार्टिकल को निकलने से के बाद यह चल गया एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, और यह आपका हो गया ग्राउंड स्टेट। अब आप सोचिए हल्का कि जब एक्साइटेड स्टेट में चल गया होगा अल्फा पार्टिकल के निकलने से या बीटा पार्टिकल निकलने से, तो कुछ समय के बाद क्या करेगा, वह पुनः ग्राउंड स्टेट में आएगा। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन एटम में कर चुका हूं। तो जैसे ही यह ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अपने एनर्जी का क्या करता है, रिलीज करता है, त्याग करता है। और यहां जो एनर्जी रिलीज करेगा किस रूप में, तो रेडिएशन के रूप में। आपने पढ़ा होगा वहां पे E अगर 2 मान लेते हैं तो E2 माइनस E1 बराबर HF पढ़े होंगे आप। यह एनर्जी H प्लैंक कांस्टेंट और F फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे F क्या लिख सकते हैं हम लोग, E2 माइनस E1 बटा H। अब यही जो फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है वह किस रूप में, तो रेडिएशन के रूप में, रेडिएशन। और यह रेडिएशन जो होता है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत वेरी वेरी एनर्जेटिक होता है। यह जो रेडिएशन होता है वेरी वेरी एनर्जेटिक, यह बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। कौन, तो गामा डी के। तो यह सिर्फ रेडिएशन है, इसे सिर्फ समझिए यही कि यदि क्या इसके बोलेंगे, एक लाइन लिख लीजिएगा कि इसके बारे में क्या बोलेंगे कि यदि किसी परमाणु के न्यूक्लियस से अल्फा या बीटा पार्टिकल को निकलने के कारण जिसका एनर्जी एक एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, जिसके बाद यदि वह ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वह ऊर्जा वेरी वेरी एनर्जेटिक, बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है। और वही एनर्जी, वही एनर्जेटिक रेडिएशन आपका कहलाता है गामा डी के। तो आज की वीडियो में हमने बच्चा पढ़ा सिर्फ अल्फा बीटा और गामा डी के। पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।